दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के बारे में, अर्थात ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा जिस अपवाह द्रोणी का निर्माण करती है उसी को ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत क्षेत्र से निकलती है तब इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? कौन सी हिमनद से निकलती है? हिमनद का नाम क्या है? झील का क्या नाम है? और जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे किस नाम से जाना जाता है? और असम में इसे कहाँ पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है? और इस नदी पर कौन सा द्वीप बनता है? और जब ये नदी बांग्लादेश पहुंच जाती है तब इसे किस नाम से जाना जाता है? फिर उसके बाद इसकी सहायक नदियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। किसकी सहायक नदियां, उत्तर से आने वाली कौन सी सहायक नदियां हैं और दक्षिण से आने वाली कौन सी सहायक नदियां हैं? तो सारे प्रश्नों के जवाब इसी क्लास की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस क्षेत्र के बारे में। ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया है और चूंकि प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि नदी का जो बहाव है वो किन किन राज्यों में है, तो यहाँ पर हमें राज्य को भी डिसाइड करना है। तो ये एक मोटा मोटा फिगर बना दिया गया है और अब इनमें राज्यों का क्रम, पड़ोसी देशों के क्रम को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये क्षेत्र नेपाल है। कौन सा है? नेपाल। और ये सिक्किम है और ये भूटान है। और ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाएगा। और यहां पर ये क्षेत्र नागालैंड कहलाएगा। और ये क्षेत्र मणिपुर कहलाएगा। और ये क्षेत्र मिजोरम कहलाएगा। और ये क्षेत्र कहलाएगा त्रिपुरा। और ये यहाँ पर ये कहलाएगा मेघालय। और ये क्षेत्र बीच का ये पश्चिम बंगाल है, ये यहाँ तक फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल। और ये बांग्लादेश है। और ये बीच का क्षेत्र ये असम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असम कहलाएगा। तो ये क्षेत्र से ही नदी का बहाव है, इसलिए यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं जो निकलती हैं और इस कारण इन राज्यों के क्रम को भी बताना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम देखते हैं कि उत्तर में एक पर्वत श्रेणी है और इस पर्वत श्रेणी का नाम है ट्रांस हिमालय। क्या नाम है? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय से ही के पास ही एक हिमनद है जिसका नाम है चेमयुंगडुंग हिमनद। चेमयुंगडुंग हिमनद। और यहीं पर एक जलाशय बनता है जिसका नाम है मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम तिब्बती क्षेत्र में सांगपो होता है। क्या नाम है? सांगपो। सांगपो का अर्थ है एक ऐसी नदी जो अपने जल को खुद यानी स्वयं शोधित कर ले, यानी शोधन कर ले। तो सांगपो का अर्थ है शोधक। जब ये नदी तिब्बती क्षेत्र से निकलती है तो चाइना ने इस क्षेत्र पे यानी नदी पर, सांगपो नदी पर कई डैम बना दिए हैं। 4 डैम बना रखे हैं। 1 2 3 4 डैम। और इन डैमों का जो नाम है जैसे झांगमू, जिएचा और
जिएझू और डागू, ये 4 डैम बना दिए हैं। किसने? चाइना ने। और ये कहा है कि ये डैम जो है रन ऑफ द रिवर के तहत बनाए गए हैं। किसके तहत? रन ऑफ द रिवर। रन ऑफ द रिवर का मतलब होता है पानी के बहाव को रोके बिना बिजली बनाना। तो चाइना, भारत ये कह रहा है कि चाइना से कि आप इस जल को रोके नहीं, क्योंकि कभी भी चाइना इन डैमों से यदि पानी छोड़ देता है तो भारत के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। असम क्षेत्र में जो निचले क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनके घर डूब जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति युद्ध के दौरान हो गई तो भारत युद्ध लड़ेगा या अपने लोगों का जीवन बचाएगा। तो ये सांगपो नदी उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कर्व लेते हुए मुड़ती है, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर यांगयाप दर्रा है। इसी दर्रे से ये नदी भारत में प्रवेश करती है। हालांकि कुछ बुक्स में अलग दे रखा है। और जब यहाँ प्रवेश करती है तो सांगपो नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग के नाम से। तो प्रश्न पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये नदी असम पहुंचती है और असम में जोरहट के पास एक नदी द्वीप, यानी ये 2 भागों में बढ़ जाती है, एक भाग उत्तर में और दूसरा भाग दक्षिण में, ऐसे आके बना देते हैं। और यही द्वीप जो है कहलाता है मंजुली द्वीप। तो प्रश्न पूछा जाता है मंजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये असम क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? असम क्षेत्र पे। और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली द्वीप है। मंजुली द्वीप को एक जिला घोषित कर दिया गया है और इसकी आबादी लगभग 1-1.5 लाख के आसपास है। तो मंजुली द्वीप में जो है चावल की खेती वगैरह के लिए बहुत फेमस है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी अपने तटीय अपरदन के लिए, यानी तटों को काटने के लिए जानी जाती है, मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। तो मंजुली द्वीप के चारों तरफ जो है बोरियों में बालू भर के, यानी मिट्टी भर के चारों तरफ से लगा दिया गया है ताकि इस मिट्टी का कटाव ना होने पाए। तो ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप अमेजन नदी पर है मराजो द्वीप, और दूसरा बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मंजुली द्वीप है। और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस राज्य में है? असम राज्य में है। फिर ये नदी आगे बहती हुई धुबरी के पास एक प्लेस पड़ता है, धुबरी। धुबरी से ये लगभग 90 डिग्री में टर्न हो जाती है। अब 90 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि आप पटरी प्रकाल की सहायता से 90 डिग्री निकालें। तो 90 डिग्री का मतलब है एक नदी 90 डिग्री पे कैसे टर्न होगी ये आप समझ सकते हैं। और फिर ये आगे एक दूसरी नदी जब आके इसमें मिलती है, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना नहीं, जमुना। और फिर गंगा में जब मिलती है, ये गंगा है। गंगा में जब, और ये असम वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा और यमुना जब मिल जाती हैं तो इसे यहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर चांदपुर एक प्लेस है। चांदपुर के बाद ये जो है यहाँ पे चांदपुर पड़ेगा, चांदपुर। और चांदपुर के बाद इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो मेघना के नाम से ही ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और चांदपुर के पास के बाद ही ये नदी कई भागों में विभाजित होती जाती है, ऐसे करके, यानी डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र के बाएं तरफ की सहायक नदियों के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र के बाएं तरफ की सहायक नदियों में हम देखते हैं कि
अरुणाचल प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम है दिबांग। कौन सी नदी है? दिबांग नदी है। तो उत्तर से ये इसकी पूर्व की तरफ की सहायक नदी है और इसका नाम है दिबांग, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है और दिबांग इसकी सहायक नदी है। और एक दूसरी नदी है जिसका नाम है लोहित नदी। कौन सी नदी? लोहित नदी। और जब लोहित नदी दिहांग में मिलती है तभी इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है, यानी ये यहाँ पर ये इतना एरिया ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक दूसरी नदी है जिसका नाम है धनश्री। धनश्री। तो धनश्री भी ब्रह्मपुत्र के बाएं तरफ की सहायक नदी है। उसके बाद एक नदी नागालैंड से निकलती है और इस नदी का नाम है बराक नदी। क्या नाम है? बराक नदी। तो बराक नदी जो है नागालैंड के जपोत से निकलती है और जब निकलकर ये मेघालय में चेरापूंजी और माशिनराम की एक बड़ी मात्रा की जलराशि लेकर चेरापूंजी और माशिनराम के जल को साथ में लाते हुए बांग्लादेश पहुंच जाती है और बांग्लादेश में इसे सुरमा के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बराक नदी है, कहाँ से निकलती है? नागालैंड से, और बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जाना जाता है और फिर चांदपुर के पास गंगा में या ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो ये नदी जो है फिर आगे मेघना के नाम से जानी जाती है और मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरीके से ब्रह्मपुत्र के बाएं तरफ की सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, धनश्री और बराक नदी, जिसे बाद में सुरमा के नाम से जाना जाता है, और चांदपुर के पास मिल जाते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र से भी, तिब्बती क्षेत्र से कई नदियां निकल के आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। अर्थात अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र के दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र के दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में सुबनसिरी, मानस और तिस्ता। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं सुबनसिरी का। तो सुबनसिरी ये तिब्बती क्षेत्र से निकलकर आके अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन पर्वत श्रृंखलाओं को देखेंगे। डफला, मिरी, अबोर और यहाँ पे मिश्मी। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो सुबनसिरी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, अबोर और मिश्मी के बीच से होके आती है। एक तो प्रश्न ये बन जाता है। और अबोर के पास से ही धनश्री निकलती है, फिर मिरी, डफला, उसके बाद भूटान से के उत्तर में मानस नदी निकलती है और मानस नदी भूटान होते हुए असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। फिर अगली नदी है तिस्ता नदी, इसे देखेंगे तिस्ता। और तिस्ता नदी सिक्किम पे से निकलती है और तिस्ता की सहायक नदी है रंगित नदी। प्रश्न पूछा जाता है रंगित नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है तिस्ता की सहायक नदी। और रंगित नदी जो है पश्चिम सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और यहीं पर ये जो है जमुना के नाम से जानी जाती है।
और फिर आगे पद्मा और फिर मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरीके से जो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है, ये एक जो नेक्सस है, एक जाल है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया है। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जैसे सांगपो नदी कहाँ से निकलती है, तो ट्रांस हिमालय से। किस झील से? सांग मानसरोवर झील से। किस हिमनद से? चेमयुंगडुंग से। कौन कौन से डैम बनाते हैं? झांगू, जिएचा, जिएझू, डागू, ये 4 डैम चाइना ने बना रखा है। तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। और फिर असम में जोरहाट के पास एक नदी द्वीप बनाती है जिसको मंजुली द्वीप कहते हैं। किस राज्य में है? असम में। तो ये नदी तटीय अपरदन तथा भूमि के कटाव के लिए जानी जाती है। और फिर ये नदी धुबरी के पास लगभग 90 डिग्री में टर्न हो जाती है और फिर बांग्लादेश पहुंच जाती है, जहां इसे जमुना, पद्मा और अंत में मेघना के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी सहायक नदियों में देखा जाए तो बाएं तरफ की सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, धनश्री और बराक नदियां हैं, जबकि दाएं तरफ की सहायक नदियों में सुबनसिरी, मानस और तिस्ता है। तो तिस्ता इसकी आने वाली उत्तर की अंतिम सहायक नदियों में माना जाता है। तो इस तरीके से इस नदी बेसिन से आपको बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो गए हैं। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करिए। थैंक यू।